नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब पिता को डाल दिया जानवरों के कमरे में, फिर दामाद ने फरिश्ता बनकर बचाई बूढ़े ससुर की जान। अरे बाबूजी, इधर उधर क्या घूम रहे हैं? क्या चाहिए तुमको? तुम कमरे से बाहर क्यों आए? अगर मंजू आ गई तो फिर चिल्लाएगी। राजकुमार जी डरते डरते से बोले, बेटा, बहुत प्यास लगी थी, कोठरी में पानी नहीं था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। बेटा बोला, तुम एक काम करो बाबूजी, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ और कमरे में जाकर बैठ जाओ। वह बस आती ही होगी, बिना बात ही नाराज हो जाएगी। बेटे ने बहू के बारे में बात करते हुए कहा। राजकुमार जी अपनी कोठरी में चले गए, जो कि कच्ची मिट्टी से बना हुआ एक पुराना कमरा था। कोठरी में एक रस्सी बंधी हुई थी, जिस पर वह अपने कपड़े लटकाए रखते थे, और बेटे ने अपने पिता के लिए कुछ ईंटों पर एक प्लाईबोर्ड रख दिया था, जिस पर वह अपने खाने पीने का सामान रख लिया करते थे। इसी कमरे के एक कोने में राजकुमार जी की खाट पड़ी हुई थी, जिसके सामने उनकी पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। अपनी कोठरी में जाकर वह लेट गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, और रोते रोते वह अपने अतीत की यादों में खो गए, जब आज से 50 साल पहले वह सावित्री जी को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लाए थे। शुरू में किसी बीमारी के चलते वे दोनों माता पिता नहीं बन पा रहे थे, पर उन दोनों ने लाखों जतन किए। सावित्री जी ने हर मंदिर, हर मज़ार के चक्कर लगाए, और राजकुमार जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गांव, शहर, आसपास हो या दूर हो, उन्होंने भी हर अस्पताल के चक्कर लगाए, और हार कर भगवान को उन दोनों पर तरस आ गया। और 10 साल के इंतज़ार के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब ईश्वर की कृपा से सावित्री जी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। उन्होंने बेटे का नाम रोशन और बेटी का नाम रोशनी रखा। समय के साथ साथ बच्चे बड़े होने लगे। देखते देखते उनकी पढ़ाई पूरी हुई, और अब उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। उनके दामाद अनिल एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे, या यूं कहो कि दामाद के रूप में उन्हें एक और बेटा मिल गया था, किंतु सरकारी नौकरी के चलते वह अधिकतर बाहर ही रहते थे। बेटी की शादी के अगले साल ही उन्होंने बेटे की शादी भी करवा दी। शुरू में तो सब ठीक ठाक ही था, लेकिन धीरे धीरे बहू के रंग ढंग बदलने लगे। लेकिन जैसे ही बहू ने अपने रंग बदले, सावित्री जी ने भी उसे तगड़ा झटका दिया। सावित्री जी जितनी साधारण और सरल स्वभाव की थीं, उतनी ही कड़क भी थीं। जैसे को तैसा व्यवहार करना उन्हें अच्छे से आता था, इसलिए सावित्री जी के जीते जी वह कभी अपने मन की नहीं कर पाई। लेकिन उनके जाने के बाद उसने राजकुमार जी की जिंदगी जैसे जहन्नुम बना दी थी। अभी 3-4 महीने पहले ही उनका देहांत हो गया था। तब से रोशन की पत्नी अपने ससुर को इतना सताने लगी, जिसकी शायद कोई कल्पना भी न कर पाए। इसलिए बेटे ने भी समस्या का समाधान निकालने के लिए न ही तो अपने पिता को घर में रहने दिया और न ही घर से बाहर निकाला। उसने अपने पिता को उस कोठरी में रख दिया जिसमें कभी सावित्री जी के रहते
राजकुमार जी ने कदम भी नहीं रखा था, जिसमें कभी जानवरों के लिए भूसा भरा जाता और कुछ हिस्से में जानवरों को बांधा जाता था। आज उस जगह रोशन ने अपने पिता को डाल दिया था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वह अपने कारण घर में किसी तरह का तनाव नहीं चाहते थे। सुबह में उनके कमरे में चाय कभी मिलती तो कभी नहीं, और दोपहर में बेटा ही खाना एक पिन्नी में बांधकर कमरे में भिजवा देता। उसके बाद न कोई वापस उस कमरे की तरफ आता और ना ही राजकुमार जी कहीं जा पाते। वह वहीं पड़े रहते थे दिन रात, क्योंकि वहां से बाहर जाने की मनाही थी। वह कोठरी अब उन्हें जैसे कोई काल कोठरी नजर आने लगी थी। उनका घर ही उनके लिए एक कैद बनकर रह गया। कभी कभी वह सोचते कि शायद मैं इसी काल कोठरी में मर जाऊंगा। पता नहीं बाहर की दुनिया देख भी पाऊंगा या नहीं। फिर एक दिन जैसे भगवान को उन पर तरस आ गया और बिन बताए उनके दामाद और बेटी उनके घर पर पहुंचे। वह अचानक वहां पहुंचकर सबके चेहरे पर खुशी देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वह पहुंचे और निधि ने दरवाजा खोला, उन्हें देखते ही उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर रोशनी उसके चेहरे के आगे हाथ घुमाती हुई बोली, भाभी कहाँ खो गई आप? हम अंदर आए या दरवाजे पर ही खड़े रहें? निधि खुद को संभालते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, आइए ना, अंदर आइए, जीजाजी अंदर आइए। अनिल और रोशनी दोनों अंदर आकर बैठे। निधि ने उन्हें पानी दिया। पानी पीते पीते ही रोशनी बोली, भाभी घर में कोई दिख नहीं रहा है, सब कहाँ गए हैं? न बच्चे हैं न भैया हैं। निधि ने कहा, दीदी आपके भैया तो ऑफिस गए हैं और बच्चे वो अंदर दूसरे कमरे में सो रहे हैं। निधि ने पीने के लिए ठंडा दिया और नमकीन बिस्कुट रख दिए। तभी अनिल ने कहा, और पापा वो कहाँ है भाभी? निधि की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, पापा जी वो तो अभी आपके आने से पहले ही निकले, बस यहीं पड़ोस में होंगे कहीं। तभी रोशनी को कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। वह बोली, भाभी ये आवाज? तभी निधि झट से बोली, वो बच्चों के कमरे में जो कूलर लगा है वह थोड़ा सा आवाज करता है। रोशनी बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं भाभी, इस बार तो भैया और पापा दोनों से मिलकर जाऊंगी। हर बार बस आती हूँ और घंटे 2 घंटे में ही चली जाती हूँ, पर इस बार सब काम से फ्री होकर आई हूँ 2-3 दिन के लिए। यह सुनते ही तो जैसे निधि के हाथ पैर फूल गए। वह बोली, 2-3 दिन? रोशनी हंसते हुए बोली, क्यों भाभी, अभी चले जाएं क्या? निधि बोली, अरे नहीं दीदी, 2-3 दिन क्यों, जब तक आपका दिल करे तब तक रहो। दीदी मैं अभी आती हूँ, आप बैठो। वह गई और रोशन को फोन लगाकर बोली, सुनिए, आपकी बहन इस बार रहने के इरादे से आई है, अभी आराम कर रही है, पर उठते ही फिर अपने बाप के बारे में पूछने लगी तो मैं क्या कहूँगी? रोशन बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं आज थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, आकर सब संभाल लूंगा, तुम आराम करो। दोपहर में सभी आराम से सो रहे थे। जब रोशनी और उसके बच्चे जागे तब तक निधि के बच्चे भी जाग चुके थे। दौड़ते हुए वह रोशनी के पास आए और बुआ बुआ करते हुए उसके पास दौड़े आए। वह बोले, बुआ आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो? रोशनी ने भी बच्चों को बैग से कपड़े निकालते हुए और बच्चों को देते हुए बोली, कैसा लगा बुआ का गिफ्ट?
बच्चे बहुत खुश हुए और फिर नए नए कपड़े पहनकर पूरे घर में घूमने लगे। तभी रोशनी ने फिर से पूछा, भाभी, हमें यहाँ आए काफी टाइम हो गया, पापा अभी तक नहीं आए, ऐसे कहाँ चले गए? तभी निमी बोली, दादाजी तो। तभी निधि ने निमी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अपने दोस्त के गांव गए हैं। वो पास में ही एक गांव है जहां पापा जी के कोई दोस्त रहते हैं, तो वह वहीं गए हैं। रोशनी को थोड़ा अजीब लगा। अच्छा भाभी, हमें पापा ने कभी नहीं बताया इस बारे में। खैर, आप ये तो पूछो कि वह कब तक आएंगे। आपने बताया उन्हें कि हम आए हुए हैं। निधि बोली, दीदी, पापा जी के पास फोन नहीं है, इसलिए थोड़ी देर रुकिए, आपके भैया आ जाएं, वो आपकी बात करवा देंगे। वह लोग इसलिए रोशनी के सामने सच नहीं आने देना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि रोशनी को अगर उसके पिता ने बता दिया कि ये लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं तो रोशनी इन्हें छोड़ेगी नहीं। इसलिए उससे सच छुपाने की कोशिश की जा रही थी। अब रोशनी ने अनिल से कहा, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? हम जब से आए हैं तब से पापा हमें नहीं दिखे, और फिर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। दरअसल पहले जब भी रोशनी आती थी तो पहले से बताकर आती थी, और वैसे भी उनकी माँ को गुजरे अभी कुछ ही समय हुआ था। वह उनके बाद 2 बार ही आई थी, वह भी अपने भैया और भाभी को बताकर। तो रोशन ने पहले ही अपने पिता को समझा दिया था। उसने उन्हें कहा था, पापा, घर के झगड़ों के बीच में रोशनी को क्या लाना, वह बिना बात ही परेशान होगी, और फिर आज वह बिना बताए आए तो उन्हें अपने पिता की वेशभूषा सुधारने का भी मौका नहीं मिला। देखते देखते रात हो गई और अब रोशन भी घर आ गया। उसने ऐसे ही कहा कि पापा से मेरी अभी बात हुई जब मैं घर आ रहा था, तब ही रास्ते में उनका कॉल आया था। वह कह रहे थे कि वह सुबह तक आ जाएंगे। जब मैंने तुम्हारे बताया तो वे बोले, अब तो लेट हो गया है, कल सुबह ही आऊंगा। रोशनी भी चुप रही, पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे याद आया कि निमी, उसकी भतीजी, उसे कुछ बताना चाह रही थी। वह निधि से बोली, भाभी, मैं बच्चों को आइसक्रीम खिला कर लाती हूँ, आप तब तक खाना तैयार कर लो। निधि मन महसूस कर काम करने लग गई। आ गई महारानी अब रौब झाड़ने, देखो तो जरा, पता नहीं कब जाएगी, कितना काम बढ़ गया है मेरा। फिर भी वह झूठी हंसी हंसते हुए बोली, आप जाओ दीदी, मैं सब कर लूंगी। रोशनी बच्चों को लेकर बाहर मार्केट की तरफ चली गई और निमी से बोली, बेटा, तुझे क्या खाना है? आज तू जो बोलेगी बुआ तुझे वही दिलाएगी। निमी की फरमाइशों की लिस्ट शुरू हुई। बुआ, मुझे आइसक्रीम, बर्गर, मोमोज, पनीर टिक्का, चाउमीन और बुढ़ी के बाल खाने हैं। आज के लिए इतना ही। वह मासूमियत से इतराते हुए बोली, ज्यादा नहीं खाना चाहिए न बुआ, आप बस इतना दिला दो। रोशनी और अनिल दोनों हंसते हुए बोले, हाँ सही में ज्यादा नहीं खाना चाहिए। निमी को सारी चीजें दिलाकर रोशनी ने उससे पूछना शुरू किया, निमी, बेटा दादाजी कहाँ हैं? कुछ सोचकर वह बोली, नहीं बुआ, मुझे नहीं पता। रोशनी ने खाने की सारी चीजें निमी के सामने से हटाते हुए कहा, अच्छा, फिर तो तुम्हें ये सब नहीं मिल सकता। ये सब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मुझे बताओगी। निम्मी बोली, अरे बुआ, मम्मी ने मना किया है मुझे कि आपको कुछ ना बताऊं, और आप समझती नहीं हैं। रोशनी ने बोला,
बेटा, मम्मी ने क्या बताने के लिए मना किया है? निम्मी बोली, यही कि दादाजी घर में ही हैं। रोशनी थोड़ी अचंभित हुई और बोली, पापा घर में हैं? पर भाभी ये बात मुझसे क्यों छुपाना चाहती हैं? और अगर पापा घर में हैं तो मुझे क्यों नहीं मिले? और वो है कहाँ? मुझे तो कहीं नहीं दिखे। निम्मी बोली, बुआ ऐसे कैसे दिख जाते दादाजी? वो तो पीछे वाले कमरे में है ना। निम्मी बोली, बुआ प्लीज आप मम्मी को मत बोलना कि मैंने आपसे ये सब कहा है, वरना मम्मी मुझे मारेंगी। रोशनी बोली, ठीक है बेटा, पर कहाँ हैं दादाजी? ये तो बताओ। निम्मी बोली, बुआ वो जो पीछे जानवरों वाला कमरा है वहीं पर हैं दादाजी। रोशनी ने जैसे ही यह सुना, उसके तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह चौंकते हुए बोली, बेटा यह तुम क्या कह रही हो? दादाजी उस जानवर वाले कमरे में हैं। पर वह तो बहुत समय से बंद था ना। वह बोली, उसकी तो छत भी खराब है, ऊपर से बरसात का मौसम, पता नहीं पापा कैसे उस कमरे में रह रहे होंगे। तभी अनिल ने कहा, रोशनी परेशान मत हो, हम लोग अभी चलते हैं और देखते हैं पापा किस हाल में हैं। और फिर मौसम भी खराब है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। आसमान की तरफ देखा और रोशनी बोली, हाँ अनिल आप सही कहते हैं। बेटा चलो जल्दी जल्दी यह सब फिनिश करो, हमें अभी घर जाना होगा। मैं तुम्हें फिर कभी यह सब खिला दूंगी। अनिल और रोशनी बच्चों को लेकर घर वापस आए। देखा तो घर में निधि और रोशन भी नहीं थे। रोशनी तेज कदमों से पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ी कि तभी उसे अपनी भाभी की आवाज आई। वह अपने ससुर से कुछ कह रही थी। बाबूजी, अगर 2 वक्त की रोटी खाना खल ना रहा हो तो अपना मुंह बंद रखना। और हाँ, ज्यादा बेटी का सगा बनने की जरूरत नहीं है। अगर उनसे कुछ कहोगे भी तो वह तो आपकी बातें सुनकर चली जाएंगी। बाद में हम ही यहाँ रह जाएंगे आपकी सेवा पानी करने को। आज राजकुमार जी बोल पड़े, अरे निधि, आज तुम्हें क्या हो गया है? बड़ा तमीज से बात कर रही हो। ये रोशनी के आने का डर है या रोशन यहाँ खड़ा है इस बात का? इतने में ही निधि भड़क गई और बोली, तुझे तमीज झिल नहीं रही है क्या बुड्ढे? इतनी इज्जत दे रही हूँ, वो कम है क्या? एक तो तुझे बना के खिलाओ, ऊपर से तेरे ड्रामे देखूं। और जहां तक बात रही तेरे बेटे की, इससे मुझे डर नहीं लगता, बल्कि इसको मुझसे डर लगता है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी और केस कर दूंगी कि तुम लोग मुझे दहेज के लिए मारते पीटते हो। और जहां तक बात रही तेरी बेटी की, तो वह बस 2 या 3 दिन के लिए है। इसलिए नखरे कम कर और उठकर यह साफ सुथरे कपड़े पहन ले। पता नहीं कैसे कैसे गूदड़े को पहने पूरा टाइम रह लेता है। वह खुद को राजकुमार जी से दूर करती हुई बोली। रोशनी ने वक्त पर दिमाग का इस्तेमाल करके ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लीं और रोशनी सामने आकर निधि से बोली, वाह भाभी, क्या संस्कार हैं आपके। क्या आपके माँ बाप ने आपको यह सब सिखाया? आपको मेरे पिता के साथ इतना बुरा व्यवहार करते एक बार भी अपने पिता की याद नहीं आई? या आप उन्हें भी इसी तरह जानवरों वाले कमरे में डालकर रखती हैं? निधि की बोलती बंद हो गई। उसने अपने भाई से कहा, और भाई, आपको शर्म नहीं आई अपने बाप के साथ ऐसा करते हुए? कैसे बेटे हो तुम? आज के बाद मेरे पापा के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना, वरना इतने डंडे लगवाऊंगी कि दोनों याद रखोगे। अनिल जी और बच्चे भी आ चुके थे।
और फिर अनिल जी और रोशनी अपने पिता राजकुमार जी को अपने साथ लेकर चले गए और राजकुमार जी ने जीते जी अपनी सारी जमीन जायदाद और अपना घर भी रोशनी के नाम कर दिया। जब तक वह जिंदा थे अपने नाती और नातिन, बेटी और दामाद के साथ सुकून भरी जिंदगी जी। और जब वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो रोशनी अपने पति के साथ अपने मायके गई। अभी तक उसके भाई भाभी वहां रह रहे थे। उसने वकील और पुलिस की मदद से उस जगह को खाली कराया और अपने घर को एक वृद्धाश्रम में बदल दिया, क्योंकि उसके पिता को उसने जिन हालातों में देखा था वह नहीं चाहती थी कि और वृद्ध व्यक्ति भी इस तकलीफ को झेलें। आज उस वृद्धाश्रम में बहुत लोग एक साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह। और राजकुमार जी की मूर्ति जो कि रोशनी ने वृद्धाश्रम में लगवाई थी, उसे देख सभी लोग इस बात का शुक्र अदा करते हैं। राजकुमार वृद्धाश्रम संस्था पूरे शहर में प्रसिद्ध थी और बहुत सारी ब्रांच भी खोल ली, अनेकों गरीब वृद्धों के भले के लिए। और बहुत से अमीरों ने इस काम में रोशनी का सहयोग किया। सभी लोग इस वृद्धाश्रम में एक परिवार की तरह रहते हैं और सभी त्योहारों पर वह उन सभी वृद्धों के लिए मिठाइयाँ लाती है। सभी खुशी खुशी जीवन जीते और रोशनी और उसके बच्चों को दुआएं देते। रोशनी के इस कदम से जाने कितने अनाथ माता पिता को सहारा मिला। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। डेली वीडियो बनाकर नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, पर आगे से मैं डेली आपके लिए वीडियोस बनाकर डालती रहूँगी। मिलते हैं नई वीडियो में।